हेलो फ्रेंड्स, मैं जय कुमार आपका एक बार फिर से उत्कर्ष सिंह के लाइव क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की क्लास अपनी रहेगी, कंटिन्यू करते हैं लास्ट क्लासेस से ब्लड के बारे में। लास्ट क्लास में हम ब्लड के बारे में डिस्कस कर रहे थे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इनफैक्ट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है यहाँ से। एंड आपके जब एनाटॉमी MSN का जो पोर्शन शुरू होगा उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब आपका डिजीज पोर्शन शुरू होने वाले MSN से। ठीक है, सो हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लासेस के अंदर ब्लड के बारे में। तो ब्लड के बारे में हमने उसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था और हमने कंपोजिशन के बारे में डिस्कस कर लिया था। कंपोजिशन के अंदर हमने देखा था कि ब्लड होता है, देखो कंपोजिशन के बारे में थोड़ा सा आउटलाइन देखते हैं हम, क्योंकि लास्ट क्लासेस में कंपोजिशन के ऊपर हमने छोड़ा था और इसी को कंटिन्यू करेंगे हम। तो कंपोजिशन के अंदर हमने डिस्कस किया था कि जो ब्लड होता है उसको हम दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, मतलब कि ब्लड किस किस से मिलकर बना होता है ये समझ लें। तो उसके अंदर कुछ सेल होती हैं और हमने डिस्कस किया था कि उसके अंदर प्लाज्मा होता है। इसका जो 55% पार्ट होता है ब्लड का वो प्लाज्मा होता है, जबकि 45% या फिर 45% वो होता है आपका सेल होता है। सेल्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे RBC के बारे में, WBC के बारे में एंड प्लेटलेट के बारे में, प्लेटलेट्स। ठीक है गाइस, ये तीन के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर में डिस्कस किया था 44% आपका RBC होता है एंड 1% आपका WBC एंड प्लेटलेट्स होता है। जबकि प्लाज्मा के अंदर हमने डिस्कस किया था कि आपका 91% वाटर होता है, 91% वाटर होता है एंड 9% होता है वो आपका सॉलिड कंपोजिशन होता है। ठीक है गाइस, सॉलिड के अंदर हमने इसको फर्दर क्लासिफाई किया था, जिसके अंदर हमने ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक डिस्कस किया था। ठीक है गाइस, ऑर्गेनिक होता है वो आपका 8% ऑर्गेनिक होता है, 1% आपका इनऑर्गेनिक होता है। ठीक है गाइस, इसके अंदर आपके जितने भी आयंस होते हैं या फिर मिनरल्स कह सकते हो आप, वो सब आपके इसके अंदर आते हैं इनऑर्गेनिक के अंदर। जबकि आपके 7% में आता है आपका कौन सा, प्लाज्मा प्रोटीन। देन 1% में आपका NPN, नॉन प्रोटीन नाइट्रोजिनस सब्सटेंस। उसके बाद ग्लूकोज, फैटी एसिड, अमाइनो एसिड जो भी होते हैं वो आपके ऑल हार्मोन्स, एंजाइम जितने भी होते हैं सब किस में आते हैं आपके ऑर्गेनिक के अंदर एंड एंटीबॉडी आल्सो यहाँ पे। ठीक है गाइस, तो ये हमने डिस्कस कर लिया था, जिसके अंदर हमने आपकी प्लाज्मा प्रोटीन फर्दर क्लासिफाई करने पे हमने उसको पढ़ लिया था, प्लाज्मा प्रोटीन क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है। ठीक है, फिर हमने NPN भी डिस्कस कर लिया था। अब हम डिस्कस करेंगे आज की क्लासेज के अंदर इसका, क्योंकि इसको हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे, ये ब्रॉड टॉपिक है। हम ब्लड के कुछ फंक्शंस एंड प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं ब्लड की वो डिस्कस करेंगे। देन हम शुरू करेंगे RBC से, WBC से, प्लेटलेट्स से। इसके अंदर हम बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं, बहुत कुछ सीखने वाले। हीमोटोक्रिट वैल्यूज क्या होती हैं, आपका क्लोटिंग कैसे होता है, ब्लड का ओरिजिन कैसे हो, ब्लड बनता कैसे है, RBC WBC कहाँ से क्या बनती है, यह सब हम डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है ये सब चीज़ें कैसे क्या बनती हैं। ठीक है गाइस, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसके प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, देन इसके फंक्शन स्टडी करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड। प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड। ठीक है गाइस, प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज में आता है आपका कलर। ठीक है, कलर। अब कलर कैसा होता है ब्लड का, जनरली सब लोग जानते हैं रेड कलर होता है। रेड कलर होता क्यों है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज। कलर कौन सा होता है इसका, रेड कलर क्यों होता है, ड्यू टू हीमोग्लोबिन, ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है गाइस, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन को हम रेड पिगमेंट ऑफ RBC भी कहते हैं, ये आपके RBC में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से आपके ब्लड का रेड कलर देखने को मिलता है। ओके गाइस, क्लियर है यहाँ तक, आपका कलर हो गया। देन इसके बाद में आता है आपका ब्लड की, कलर हो गया आपका नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है। ठीक है गाइस, ब्लड की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है। ओके, इसको डिस्कस करते हैं मेल के अंदर, फीमेल के अंदर। जनरली सेम ही होता है, ध्यान रखना आप। ब्लड का 7 to 8%
7 to 8% ऑफ टोटल बॉडी वेट, 7 to 8% ऑफ टोटल बॉडी वेट हमने डिस्कस कर लिया था लास्ट क्लास में कैसे निकालते हैं। ये आता है आपका 5600 ml। ठीक है गाइस, दोनों में सेम इक्वल देखने को मिलता है। जब टोटल बॉडी वेट की बात कर ली, इसको लिख लेना एडल्ट के अंदर। ठीक है गाइस, क्लियर है यहाँ तक आपका। 7 to 8% ऑफ टोटल बॉडी वेट होता है, वो आपका ब्लड प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। इसको हम वॉल्यूम भी कहते हैं। वॉल्यूम आपसे एग्जाम में आप पूछा हुआ क्वेश्चन नहीं है, आपके पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ब्लड कितना प्रेजेंट, टोटल बॉडी वेट आप पूछते हैं टोटल बॉडी वेट का कितना ब्लड प्रेजेंट होता है, आप आंसर टिक करना 8%। ठीक है गाइस, फॉर एग्जांपल के लिए एडल्ट का नॉर्मल वेट माना जाता है 70 kg। इसको आप ठीक है मल्टीप्लाई बाई 8 डिवाइडेड 100। ठीक है गाइस, क्लियर यहाँ तक। डिवाइड करो, निकालोगे आपका निकल के आएगा 0.0 लीटर। ठीक है, या फिर कुछ बुक्स इसमें 5 लीटर भी देके रखता है। ये आपका इस तरीके से आपका ये निकल के आता है ब्लड का अमाउंट। ठीक है, तो आपका कैसे निकाला हमने, वॉल्यूम निकाल लिया इसका। इस तरीके से वॉल्यूम निकालेंगे हम। फिर आता है ब्लड की पीएच कितनी होती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एसिड बैलेंस में पढ़ते हैं पीएच। तो ब्लड आपका स्लाइटली एल्कलाइन होता है, स्लाइटली एल्कलाइन होता है। स्लाइटली एल्कलाइन होता है तो इसकी पीएच देखने को मिलती है आपकी ब्लड की 7.35 टू 7.45। ये आपकी ब्लड की पीएच होती है। बॉडी की पीएच होती है आपकी न्यूट्रल होती है। ये आपकी ब्लड की पीएच देखने को मिल गई है। ठीक है गाइस, इसके बाद में आता है आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी के अंदर हम तीनों की पढ़ेंगे, होल ब्लड की, प्लाज्मा की एंड ब्लड सेल्स की। तो होल ब्लड की कितनी होती है आपकी, होल ब्लड की होगी, प्लाज्मा की हो गई एंड ब्लड सेल्स की हो गई। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपकी होल ब्लड्स की पीएच होती है आपकी 1.055 टू 1.065। प्लाज्मा की होती है 1.025 टू 1.035। देन आपकी ब्लड सेल्स की होती है 1.095 टू 1.105। ठीक है, थोड़ा बहुत वेरिएशन मिलेगा आपको वैल्यूज के अंदर, क्योंकि डिफरेंट बुक के अंदर अलग अलग दे रखा है। ठीक है, लेकिन आप इतना याद रखना। देखो तरीका याद करने का क्या होगा, यहाँ पे सीक्वेंस से ध्यान रखना। आप देखो पूरे ब्लड की निकालोगे आप तो ये ज़्यादा है। ठीक है, प्लाज्मा की निकालोगे आप उससे कम है। ठीक है गाइस, फिर ब्लड सेल्स होती है, इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, इसलिए इनकी 1.095 टू 1.015। ठीक है, देखो इस तरीके से याद रखना। 10-10 का वेरिएशन दोनों के अंदर, ये आपको रटने पड़ेंगे, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है याद करने का, तो आपको रटने पड़ेंगे। काफ़ी तरीके से आप जब इन्हें समझोगे, पढ़ोगे 2-3 बार तो आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी आ गई, होल ब्लड्स की आ गई, प्लाज्मा की आ गई, ब्लड सेल्स की आ गई। देन इसके बाद आता है आपका इसकी विस्कोसिटी कितनी होती है। देखो विस्कोसिटी का मतलब होता है कि ब्लड गाढ़ा कितना होता है। विस्कोसिटी होती है इसकी 3.5 टू 5.5, मतलब कि 3 to 4 टाइम मोर देन वाटर से कितनी ज़्यादा होती है, 3 से 4 गुना वाटर से ज़्यादा देखने को मिलती है इसकी विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का मतलब होता है गाढ़ा। और गाढ़ा क्यों होता है ब्लड, तो बताओ मुझे, क्योंकि ब्लड में क्या क्या प्रेजेंट होती है, प्लाज्मा प्रोटीन हमने कंपोजिशन में डिस्कस किया था, और दूसरे क्या होते हैं, ब्लड सेल्स प्रेजेंट होती है, जहाँ पे इनकी कंसंट्रेशन, मतलब कि जहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट या सोल्यूट उनका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, विस्कोसिटी कहते हैं। उसकी वजह से विस्कोसिटी बढ़ने को मिल जाती है। फिर आता है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होता है ब्लड का। ऑस्मोटिक प्रेशर किसकी वजह से, ऑस्मोटिक प्रेशर या फिर कोलोइडल प्रेशर, इसको दोनों वर्ड नाम यूज कर सकते हैं।
ये आपका देखने को मिलता है आपकी जो ब्लड में प्लाज्मा प्रोटीन्स वगैरह प्रेजेंट होती है सेल्स की वजह से, मतलब आपकी जो भी इलेक्ट्रोलाइट की वजह से देखने को मिलता है। तो ब्लड की ऑस्मोलारिटी होती है 290 मिली ऑस्मोल पर लीटर। पूछा हुआ क्वेश्चन है ब्लड की ऑस्मोलारिटी कितनी होती है, ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होता है ब्लड का, 290 मिली ऑस्मोल पर लीटर। ठीक है गाइस, यहाँ तक क्लियर है आपका। और आपके ब्लड के अंदर कुछ क्लॉटिंग फैक्टर प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आपका क्लॉटिंग मतलब कि एक और टर्म्स है प्रॉपर्टीज में क्लॉटिंग। आपका ब्लड नेचुरली फ्लूइड फॉर्म में होता है, आपके ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लूइड फॉर्म में होता है, लेकिन जब भी ये आपके एक्सटर्नल सोर्स के कांटेक्ट में आता है तो ये क्लॉट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो वहाँ पे हमारे क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिवेट हो जाते हैं। इसलिए नॉर्मली ब्लड जो होता है आपका फ्लूइड फॉर्म में देखने को मिलता है। ठीक है गाइस, बस इतना सा ध्यान रखना। बाकी क्लॉटिंग होती कैसे होती है, जब प्लेटलेट्स का पोर्शन आएगा तो वहाँ पर डिस्कस करेंगे, अच्छे से समझा दूंगा, बिल्कुल माइंड में सेट हो जाएगा कितने क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, कैसे क्लॉटिंग होती है, किस वजह से होती है, ओके, सब समझेंगे। देन इसके बाद आपके इसके अंदर एक और टर्म्स आता है रूलेक्स फॉर्मेशन। नाम सुना होगा लेकिन समझ में नहीं आया होगा आपको आज तक, देखते हैं इसे। अब आता है आपका रूलेक्स फॉर्मेशन, OULEUS, रूलेक्स फॉर्मेशन। रूलेक्स फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, अच्छे से समझना। मान लीजिए आपका हाथ पे कट लगा, या मैं आपके ब्लड्स का चेक करना चाहता हूँ, तो आपके ब्लड से मैं आपका सैंपल लूँगा, मतलब फ्रेश ब्लड लिया हमने, फ्रेश ब्लड लेंगे हम, नोट करने इसे, फ्रेश ब्लड लिया हमने। ठीक है गाइस, इसको माइक्रोस्कोपी के अंदर देखेंगे, व्यू इन माइक्रोस्कोपी के अंदर देखेंगे हम, तो माइक्रोस्कोपी में आपको क्या देखने को मिलेगा, जो हमारी आरबीसी होती हैं एक दूसरे से चिपकी हुई मिलती है। ठीक है, आरबीसी आर adhere on ईच अदर। किस तरीके से, देखो आरबीसी की जो शेप होती है वो होती है आपकी डल शेप, ठीक है, या फिर आपकी बाइकॉनकेव शेप, बाइकॉनकेव शेप या फिर बेल शेप, डल बेल शेप। ठीक है गाइस, क्लियर यहाँ तक, ओके। तो देखो इस तरीके से, जैसे मैं ये मनाऊं, आपने एम्पल में चॉकलेट खाई होगी आपने बचपन में, तो जिस तरीके से उसके बीच में डिप्रेशन होता है उसी तरीके से आपकी आरबीसी होती है। और अगर इसी आरबीसी को आप, जैसे मान लो आप इसको टॉप व्यू देखोगे तो आपको ऐसे दिखेगी, लेकिन अगर आपके आई लेवल पे आप देखोगे तो आपको ऐसे दिखेगी ये गाइस। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूँ, रूलेक्स फॉर्मेशन समझा रहा हूँ, देखना। ये आपकी इस तरीके से आरबीसी है, ये एक दूसरे पे इस तरीके से आपको माइक्रोस्कोपी के अंदर से चिपकी हुई मिलेंगी। ठीक, ये क्या है, नॉर्मल है। अगर आपकी आरबीसी इस तरीके से प्रेजेंट है तो इसी के क्या कहते हैं, रूलेक्स फॉर्मेशन कहते हैं। बस, बाकी कुछ नहीं है, रूलेक्स फॉर्मेशन यही कहलाता है आपका। ठीक है गाइस, फिर आता है आपका हीमेटोक्रिट वैल्यूज। पीसीवी। ठीक है गाइस, अब कहलाता है आपका हीमेटोक्रिट वैल्यूज। हीमेटोक्रिट वैल्यूज के अंदर हम डिस्कस करते हैं कि जो आपकी हीमेटोक्रिट वैल्यू के अंदर हम क्या देखते हैं, इसको हम दूसरा नाम होता है पीसीवी। जैसे कि ब्लड सेल्स को हमने क्या किया, देखो ये आपका अलग से भी आएगा, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा रफली समझाता हूँ, फिर इसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। पीसीवी पैक्ड सेल वॉल्यूम, या फिर कहते हैं हीमेटोक्रिट वैल्यू। इसको जब आरबीसी का क्वेश्चन आएगा तब और समझेंगे, अभी के लिए सुन लीजिए आप। हम क्या करते हैं, हमने ब्लड सैंपल लिया, ठीक है, उसको हम एक कंटेनर में लेते हैं, जैसे सेंट्रीफ्यूज ट्यूब होती है उसके अंदर लिया जाता है। इसको विंट्रो मेथड के थ्रू हम चेक करते हैं, अच्छे से लिखा दूंगा मैं जब आरबीसी आएगा आपका, तो उसमें हम इसको कलेक्ट करते हैं और इस ब्लड को एक मशीन होती है उसके अंदर, वहाँ पे इसको
3000 आरपीएम की स्पीड पे इसको 30 मिनट तक राउंड किया जाता है, तो क्या होता है, हमारा आरबीसी नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, प्लाज्मा ऊपर रह जाता है, और मिडिल के अंदर आपके डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट रह जाती हैं। सो इसी को हम काउंट कर लेते हैं, पीसीवी काउंट करते हैं ओनली आरबीसी के लिए, परसेंटेज ऑफ आरबीसी, परसेंटेज ऑफ आरबीसी, इसी को हम क्या कहते हैं, आपका हीमेटोक्रिट वैल्यू। यही देखा जाता है आपका पीसीवी के अंदर, आरबीसी का परसेंटेज ऑफ आरबीसी। इसको मैं अच्छे से डिस्कस करूंगा, आपको यहाँ पे अगर कोई डाउट हो तो कोई इशू नहीं है, नेक्स्ट पोर्शन होगा आपका, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज के अंदर बता रहा हूं मैं, ओके। और आगे आएगा ये अभी, तो यहाँ तक क्लियर है आपको, जितनी भी डाटा वैल्यू बताइए वो सब आपकी इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। आपका हो चुका है रिलैक्स फॉर्मेशन, वॉल्यूम बता दिया, पीएच बता दिया हमने, टेम्परेचर ऑफ ब्लड का टेम्परेचर कितना होता है ये भी देख लीजिए। ये आता आपका 38 डिग्री सेल्सियस या फिर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू है, एग्जाम में आती है, ठीक है गाइस। 10 नहीं है ये, सॉरी 10 डिग्री फ़ारेनहाइट, 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। इस तरीके से आपका ये आपका प्रॉपर्टीज कंप्लीट है, ठीक है ना। अब हम निकालते हैं इसके अंदर से फंक्शन समझिए आपको ब्लड के क्या क्या फंक्शन है, मतलब टोटल ब्लड की बात कर रहे हैं, टोटल ब्लड की फंक्शन क्या क्या हो सकते हैं, जिसके अंदर आपका प्लाज्मा भी इंक्लूड है एंड ब्लड सेल्स भी इंक्लूड है। इनके टोटल मिला के क्या क्या फंक्शन है, ठीक है, डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आपका जो ब्लड होता है कुछ आपके रेस्पिरेटरी गैसेस को कैरी करता है, ठीक है गाइस। ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज, फंक्शन की बात कर रहा हूं। ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, कैसे क्या होता है ऐसा इसके अंदर। अब आपको पता है हमारी आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, और हीमोग्लोबिन क्या है, एक रेस्पिरेटरी कैरी पिगमेंट है, मतलब रेस्पिरेटरी गैसेस को कैरी करता है, कैरी रेस्पिरेटरी गैसेज। रेस्पिरेटरी गैसेज कौन सी हो गई आपकी, O2 एंड CO2, ठीक है। अब हमें पता होता है हीमोग्लोबिन होता है, उसकी हीम एंड ग्लोबिन में डिवाइड होता है, और आपकी ग्लोबिन की 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं। ईच पॉलीपेप्टाइड चेन 1 अल्फा 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन होती हैं, ठीक है गाइस। अच्छे से सुनना, आपका हीमोग्लोबिन की 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, 1 2 अल्फा 2 बीटा चेन। ईच पॉलीपेप्टाइड चेन बाइंड विद 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और साथ में इनके क्या होता है, आयरन भी होता है, हीम कह सकता हूँ मैं उनको, हीम, हाइड्रोजन नहीं है, हीम है, ठीक है। यहाँ पे आप इतना याद रखो कि ईच चेन जुड़ी होती है ऑक्सीजन, मतलब कि 1 हीमोग्लोबिन बाइंड विद 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। पूछा हुआ क्वेश्चन है कि एक हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स कैरी करती है, ठीक है गाइस। तो फिर यहाँ पे लिखूँ मैं 1 हीमोग्लोबिन आपकी 1.34 ml ऑक्सीजन को कैरी कर सकती है। इसको हम कहते हैं ऑक्सीजन कैरी कैपेसिटी, ये आपकी कहलाती है ऑक्सीजन कैरी कैपेसिटी। अब हमें पता होता है नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल होता है वो आपका 14 से 16 ग्राम पर DL होता है, ठीक है। ये होती है आपकी मेल की वैल्यूज, एंड फीमेल के अंदर होता है आपका 12 से 14 ग्राम पर DL, ठीक है गाइस। अब इसको वैल्यू को हम प्रायोरिटी देते हैं, तो इसकी जो रेंज की वैल्यू या एवरेज की वैल्यू मैं ले लूँ यहाँ से 15 ग्राम, ठीक है। 1 ग्राम 1.34 ml, 15 इंटू 1.35 इज इक्वल टू 20 ml। तो आपकी टोटल हीमोग्लोबिन कितनी ऑक्सीजन कैरी करती है, 20 ml। पूछा हुआ क्वेश्चन है टोटल हीमोग्लोबिन कितनी ऑक्सीजन कैरी करती है, 20 ml, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। इसीलिए कहते हैं रेस्पिरेटर और ऑक्सीजन। तो एक बात बताऊँ मुझे, ऑक्सीजन 1.34, तो टोटल कितनी 20 ml ऑक्सीजन, तो हमें
तो फिर हीमोग्लोबिन इसलिए तो बोला मैंने, ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज, ये हीमोग्लोबिन है जो आपके रेस्पिरेटरी गैसेज को कैरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कहाँ पे, लंग टू टिश्यू एंड टिश्यू टू लंग्स वेस्ट प्रोडक्ट को कैरी करता है, इसलिए इसको कहा जाता है हीमोग्लोबिन को हम रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है? आई होप समझ आया होगा आपको। फिर भी डाउट रहता है आप पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कमेंट कर दीजिएगा, पर्सनल कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, जैसे आपको सूटेबल रहे, कंफर्ट लगे आप वैसे पूछ सकते हैं, हर एक चीज़ आपकी क्लियर होनी चाहिए यहाँ से। फिर सेकंड आता है आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज, देन आता है एक्सक्रेटरी फंक्शन। एक्सक्रेटरी फंक्शन का मतलब क्या होगा, आपका जो ब्लड है आपके वेस्ट प्रोडक्ट को भी कैरी करता है, क्योंकि जो वेस्ट प्रोडक्ट ब्लड में होंगे, जो भी आपके मेटाबॉलिज्म के बाद वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो आपके स्किन, लंग्स एंड किडनी तक ब्लड के थ्रू पहुंचा दिए जाते हैं, वहां से इनको बॉडी से एक्सक्रेट आउट कर दिया जाता है, ठीक है। फिर देन आता है आपका न्यूट्रिशनल फंक्शन। न्यूट्रिशन फंक्शन मतलब कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर एब्जॉर्प्शन होने के बाद में आपका डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब कि डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर डाइजेस्टिव ट्रैक में आपके न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन होने के बाद में आपके पोर्टल वेन में डाल दिए जाते हैं। पोर्टल वेन क्या है, आपके ब्लड को कैरी करती है, कहाँ से, स्टोमक से, स्मॉल इंटेस्टाइन से, लार्ज इंटेस्टाइन से, पैनक्रियाज, स्प्लीन, जितने भी वहाँ से आपका वीनस रिटर्न होगा कहाँ छोड़ा जाएगा, आपके पोर्टल वेन के अंदर, ठीक है। फिर ये क्या करते हैं, आपके लीवर के अंदर चले जाते हैं सब लेके, ठीक है, न्यूट्रिशन को। तो आपके ब्लड ने क्या किया, आफ्टर जो एब्जॉर्प्शन की जो न्यूट्रिटिव ब्लड उसको कैरी किया और टारगेट ऑर्गन तक पहुँचाता है, टारगेट ऑर्गन तक ये पहुँचा देता है, इसलिए इसको कहते हैं न्यूट्रिशनल फंक्शन, ठीक है गाइस। देन आता है आपका पीएच। आपका पीएच मैंने पढ़ा दिया है, नॉर्मल पीएच होती है इसकी 7.35 टू 7.45। फिर आता है आपका फोर्थ फंक्शन एसिड बेस बैलेंस। एसिड बेस बैलेंस का मतलब क्या हुआ, अब क्या होता है, आपका ब्लड एक बफर सॉल्यूशन है, ब्लड इज बफर सॉल्यूशन, ठीक है। ब्लड आपका एक बफर सॉल्यूशन है, और बफर सॉल्यूशन क्या होते हैं, ये आपके वीक एसिड होते हैं जो आपके रेस्पॉन्सिबल होते हैं बॉडी की पीएच को मेंटेन करने के लिए। सब ध्यान देना, बफर क्या है आपका, ब्लड क्या है, एक बफर सॉल्यूशन है। अब बफर सॉल्यूशन क्या है, बफर सॉल्यूशन क्या है, आपके वीक एसिड होते हैं विच आर रेस्पॉन्सिबल ऑफ मेंटेन ऑफ बॉडी पीएच, नोट कर लीजिएगा आप, ठीक है, एक वीक एसिड है। तो आपका जो बफर सॉल्यूशन होता है ये आपके बफर सिस्टम होता है, आपका 3 प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है। प्रोटीन बफर सिस्टम, ठीक है, बाइकार्बोनेट कार्बोनिक एसिड बफर सिस्टम और फॉस्फेट, ये 3 होते हैं आपके जो 3 प्रिंसिपल पे आपका बफर सिस्टम काम करता है। ये आपके बॉडी की पीएच को मेंटेन करने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, ठीक है गाइस। इसीलिए ये आपके बॉडी की पीएच को मेंटेन करता है आपका ब्लड, इसीलिए बोला गया है इसको हम, ये आपका एसिड बेस बैलेंस के अंदर भी हेल्पफुल होता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, एसिड बेस बैलेंस मैं लिख देता हूँ आपके यहाँ पे, 3 प्रिंसिपल पे काम करता है। प्रिंसिपल ऑफ बफर सिस्टम, ठीक है, आपका आता है प्रोटीन बफर सिस्टम, फॉस्फेट, फिर आता है आपका बाइकार्बोनेट या कार्बोनिक एसिड। ये 3 आपके प्रिंसिपल पे वर्क करता है आपका बफर सिस्टम, ठीक आता है। फिर आपके हो गए, नेक्स्ट फंक्शन आता है इसका हार्मोनल फंक्शन ब्लड के, ये मेजर फंक्शन है। अब हार्मोनल फंक्शन क्या होता है, मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्लास के अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में बताया था। ये आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है, डक्टलेस ग्लैंड होती है, ठीक है।
तो मतलब क्या होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड से जो हार्मोन बढ़ते हैं डायरेक्टली आपके ब्लड के अंदर डाल दिए जाते हैं। ठीक है, आपके ब्लड के अंदर डालने से आपका ब्लड किसको कैरी करेगा, अब हार्मोन को। तो ब्लड का फंक्शन क्या हुआ, हार्मोनल फंक्शन। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक आपका। फिर आ जाता है आपका नेक्स्ट ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर या फिर कह सकते हैं इसको कोलोइडल प्रेशर। सुनना, आपके ब्लड के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, प्लाज्मा प्रोटीन प्लस ब्लड सेल्स। ठीक है गाइस, ये दो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इनकी वजह से क्या होता है, अब ये क्या होते हैं आपके, एक इलेक्ट्रोलाइट ही तो बोल सकते हैं ना, हाँ, कंसंट्रेशन। और जब जब सुनो, देखो 3 वर्ड होते हैं, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपोटोनिक। ये 3 वर्ड का मीनिंग समझो। आइसोटोनिक का मतलब होता है ये इंट्रासेल्युलर फ्लूइड, ये एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड। जब आपके दोनों साइड में ब्लड की कंसंट्रेशन या फिर जो भी आपके इलेक्ट्रोलाइट उनकी कंसंट्रेशन इक्वल होती है, इंट्रासेल्युलर एक्स्ट्रा सेल्युलर, उसे हम कहते हैं आइसोटोनिक। ठीक है ना, क्लियर यहाँ तक, मतलब कि दोनों साइड में इक्वल होनी चाहिए। हाइपोटोनिक का मतलब होता है जब आपकी कंसंट्रेशन एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड के अंदर, आपकी इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड में डिक्रीज हो जाती है, जिसको हम कहते हैं हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक के अंदर आपका फ्लूइड होता है वो एक्स्ट्रा सेल्युलर से इंट्रा सेल्युलर में शिफ्ट करता है, जिसकी वजह से आपको देखने को मिलता है एडिमा। ठीक है गाइस, क्लियर यहाँ तक, आपके सेल्स में भर जाएगा तो आपको एडिमा देखने को मिलेगा। फिर आता है हाइपरटोनिक। आपके अगर यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा हो जाए एंड यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट कम हो जाए, डिक्रीज हो जाए, तो क्या होगा, ये फ्लूइड आपके यहाँ शिफ्ट करेगा और आपकी बॉडी के अंदर देखने को मिलेगा हाइपरवोलीमिया। आपके सेल क्या हो जाएंगे, श्रिंकेज हो जाएंगी, आपकी बॉडी में देखने को मिलेगा हाइपरवोलीमिया। ये देखने को मिलता है आपके प्रोटीन की जब भी डेफिशिएंसी या ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, मतलब कि मान लो यहाँ पे तो नॉर्मल है, यहाँ पे मान लो आपके प्रोटीन की कमी हो गई तब भी, और यहाँ पे मान लो आपके प्रोटीन बॉडी में बढ़ गया प्लाज्मा के अंदर, ये कंडीशन तब देखने को मिलती है। सो हमने आज ही क्लासेज में डिस्कस किया क्या, फंक्शन एंड प्रॉपर्टीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके आने वाले जो में नेक्स्ट इसका पोर्शन आएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे इनका लिंक होगा, अच्छे से पढ़ना। कोई भी डाउट हो क्लासेस से पूछ सकते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसको इंक्लूड कर देंगे। सो गाइज, मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे चैनल का सपोर्ट करें, आपका सपोर्ट बनाए रखें, आपके दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर कीजिएगा। एंड अगर कोई यहाँ से आपको कुछ क्वेरीज हो तो पूछ सकते हैं, चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके गाइज, आज की क्लास में इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।